दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आपने देखा कि किस तरह सभी टाउन में रहने वाले लोगों ने जिम का साथ दिया। जिम और जेड ने मिलकर एक टावर बनाया, लेकिन वो टावर उन सभी को यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब ना हो सका। और तो और हमने देखा तबिथा को, जो गड्ढा खोदते खोदते खुद नीचे गिर जाती है। वहाँ उसे विक्टर मिलता है जो उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों यहाँ पर तड़प तड़प कर मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स दिन के टाइम सोते हैं। इसीलिए तबिथा उसके साथ गुफा के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जिम अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बीवी तो नहीं मिली, लेकिन बेसमेंट में एक गड्ढा जरूर मिला। इधर दूसरी ओर हमने देखा शेरिफ बॉयड को, जो सैरा के साथ मिलकर जंगल में एक सफर पर निकले थे ताकि वो इस मनहूस जगह से बाहर निकल पाए। मगर काफी मुश्किलों के चलते सैरा ने उन्हें एक खोखले पेड़ में जाने का कहा ताकि वो मॉन्स्टर से बच पाए, लेकिन बॉयड अपने आप को एक चारों तरफ से बंद हुई चिमनी में पाता है। बॉयड को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो तो एक पेड़ में गया था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। खैर बॉयड ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने आप के बचाव के लिए सैरा को आवाजें लगाना शुरू कर दी, लेकिन ऊपर से बॉयड को कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिस वजह से बॉयड अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी हिम्मत हार रहा था। दोस्तों अब हम देखते हैं एक और बहुत बड़ा भयानक सीन, जहाँ पर लोगों की भरी हुई बस उसी टाउन के अंदर आती है जिस टाउन में ये सारे मॉन्स्टर्स रात होते ही इंसानों का शिकार करते हैं। उस बस के अंदर बैठा होता है एक एल्जिन नाम का 27 साल का लड़का। वो तुरंत ही उठा और पता नहीं क्यों हड़बड़ी में बस के ड्राइवर से बोलने लगा, अरे जल्दी जल्दी बस रोको या तुरंत ही पीछे चलो, हमारा इस टाउन में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसकी ये हरकतें देखकर ब्रैड नाम का एक और पैसेंजर उसे उठकर शांत करवाता है, लेकिन उसने ब्रैड की शर्ट पर ही उल्टी कर दी। ब्रैड कहता है मुझे तुरंत ही अपने आप को साफ करना होगा, जिस वजह से बस ड्राइवर कैनी के माँ के डाइनर के सामने अपनी बस को रोक देती है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर सभी लाइट्स यानी सभी बल्ब्स में से ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। सब लोग ये देखकर डर गए और बाहर जेड सबके साथ टावर और रेडियो के टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर अंदर ले जा रहा होता है। अंदर डोना हर एक को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जूली किसी की एक भी सुने बिना ही अपने पिता और अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाती है, जिसका पीछा करते करते एलिस भी कॉलोनी हाउस से बाहर आ गया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम को, जिसे अब बेसमेंट में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला। गड्ढे के अंदर ऊपर से टूटा हुआ मलबा नीचे फिल हुआ पड़ा था। जिम ये देखकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि तबिथा कहीं नीचे ही होगी। जिम तबिथा को आवाज लगाता है, लेकिन तबिथा नीचे से कोई जवाब नहीं देती। दोस्तों वो जवाब देती भी कैसे, वो तो विक्टर के साथ गुफा में यहाँ वहाँ भटक रही थी कि कहीं उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन दोस्तों विक्टर तबिथा को सहारा देता है और कहता है देखो यहाँ पे शोर मत करना, चाहे तुम्हें कुछ भी नजर आए, लेकिन जरा सा भी शोर किया तो मॉन्स्टर्स जाग जाएंगे। इसके बाद सीन कट हुआ और हमने देखा सभी बस के पैसेंजर्स को, जो बारिश में डाइनर के बाहर खड़े हुए मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोस्तों डाइनर को अभी लॉक लगाया गया था, क्योंकि दिन के समय सबके सब तो कॉलोनी हाउस में थे, इसीलिए वो सब डाइनर के बाहर ही कोई मदद आने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ बस के अंदर हम देखते हैं एल्जिन को, जिसकी तबीयत अब पहले से कुछ ठीक लग रही थी। बस के अंदर मौजूद जेना नाम की एक नर्स थी। जेना ने एल्जिन को कहा देखो देखो अगर तुम्हारा दिल घबराए या तुम्हें चक्कर आए तो प्लीज मुझे बता देना, फिर से उल्टी मत करना। जिस पर एल्जिन कहता है मेरा ना कोई दिल घबरा रहा है और ना ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इतने में वहाँ पर ब्रैड आया और आते ही एल्जिन पर गुस्सा करने लगा। जेना कहती है अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। इसीलिए ब्रैड अपने गुस्से पे काबू करके वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ भागते भागते हम देखते हैं एलिस और टाउन के बारटेंडर को। वो दोनों के दोनों बस के सभी पैसेंजर्स के पास आकर उनको जल्द से जल्द बारटेंडर में जाने का कहने लगे। उन्होंने कहा कुछ ही देर में मदद आ जाएगी और सबके सब डाइनर में शांति से बैठ जाना। लेकिन बस की जो ड्राइवर थी वो कहती है मैं जल्दी से जल्दी इन सबको इकट्ठा करके यहाँ से निकलने वाली हूँ, इसलिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर एलिस और वो बारटेंडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक बार ये शाम होने से पहले कहीं बाहर रहे ना तो मॉन्स्टर्स इन सबको मार डालेंगे और मॉन्स्टर्स की आज तो पार्टी हो जाएगी। लेकिन फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं जिम को, जिसके पास अब उसकी बेटी जूली आ जाती है। जूली बहुत ज्यादा रोने लगी, लेकिन जिम ने उसे सहारा दिया और कहा देखो तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं हुआ, हो सकता है वो हमारी आवाज सुन ना पा रही हो, इसीलिए बाहर जाओ और जितने लोग हो सकते हैं यहाँ मदद के लिए अंदर ले आओ। जूली तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बाहर आती है। उसने सबको अंदर क्या हो रहा है ये सिचुएशन बताई, जहाँ पर बारटेंडर ने सभी बस ड्राइवर और बस के पैसेंजर से बोला देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमें कुछ लोगों की जरूरत है, 10-15 मिनटों का काम होगा और फिर हम फ्री हो जाएंगे। बस ड्राइवर कहती है अरे नहीं हम कोई समाज सेवक नहीं है, हमें अपने डेस्टिनेशन पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। लेकिन तभी ब्रैड और उसका दोस्त हेल्प करने को मान जाते हैं और बिना किसी की एक भी सुने वो बारटेंडर के साथ जिम के पास चले गए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डोना को, जो अपनी वैन में कैनी और बाकी सबको यहाँ पर लाई थी, क्योंकि डोना को पता था कि अभी इन सभी लोगों को किसी सहारे की जरूरत है, वरना ये सब के लिए खतरा बन जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं जिम को, जिसने ब्रैड और उसके दोस्त को देखते ही कहा अरे ये कौन है, जिस पर बारटेंडर कहता है अभी इस चीज का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द तबिथा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसीलिए वो चारों की चारों
चारों मलबे को हटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो घर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जिम कहता है अरे आराम से, ऐसा ना हो कि हम उसे निकालते निकालते खुद चारों के चारों यहीं फंस जाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है तबिथा और विक्टर पर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके उस गुफा से बाहर निकलते जा रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा चूहे एक कौवे को खा रहे हैं। इतना कम नहीं होता कि तभी उनकी नजर एक सोते हुए मॉन्स्टर पर पड़ी और फिर इसी के साथ वो सीन भी शिफ्ट हो गया। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो बेचारा लगातार सैरा के लिए आवाजें लगा रहा होता है। बॉयड कहता है प्लीज सैरा, मुझे पता है कि तुम ऊपर हो और तुम उन आत्माओं की आवाजें सुन रही हो, उनका यकीन मत करो और मेरी मदद करो। इतने में ही ऊपर चिमनी में से एक रस्सी नीचे आ गिरती है। बॉयड उस रस्सी को पकड़कर तुरंत ही ऊपर आने की कोशिश करने में जुट गया और इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जेड को, जो काफी दुखी हालत में एक नशे की सिगरेट बना रहा होता है, क्योंकि उसका यहाँ से बाहर निकलने का सपना सपना ही रह गया और उसका इतना बड़ा प्लान जिस पर वो कई दिन और कई रातों से वर्क कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने ही तहस नहस हो गया। लेकिन तभी उसे एक प्लास्टिक की काफी डरावनी सी गुड़िया नजर आती है, जिसे देखकर जेड बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन अगले ही पल जेड ने देखा कि वो डॉल वहाँ से गायब हो चुकी है। दोस्तों जेड को लगातार एक खास तरह का निशान नजर आ रहा होता है, लेकिन उस निशान या सिंबल का मतलब क्या है ये जेड बिल्कुल भी नहीं जानता। इधर सीन फिर से तबिथा और विक्टर पर शिफ्ट हुआ, जो अब उस मॉन्स्टर को वहीं पर छोड़कर चुपचाप दबे हुए पांव से आगे बढ़ जाते हैं। वो एक जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर काफी घरेलू सामान मौजूद है। लेकिन दोस्तों मॉन्स्टर्स को इन सामान की क्या जरूरत, उन्हें कुछ समझ आ पाती इससे पहले ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर बड़े मजे से सो रहा है। उन्होंने जैसे यहाँ वहाँ देखा तो वो दोनों देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर, जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था, वो भी वहाँ पर अपनी नींद पूरी कर रहा था। तभी विक्टर की नजर पड़ती है ठीक उसी तरह की डॉल पर, जिस तरह की डॉल अभी कुछ देर पहले जेड ने कॉलोनी हाउस में देखी थी। उस डॉल को देखते ही विक्टर ने वो लाइट वहीं पर छोड़ी और पीछे भागना शुरू कर दिया। तबिथा भी डर के मारे वो लाइट को उठाकर विक्टर के पास आ जाती है। विक्टर लगातार यही कह रहा था, मुझे लगता है आज हम मारे जाएंगे, क्योंकि ये डॉल जब भी मुझे दिखी है ना तब इस टाउन के अंदर बहुत बुरा हुआ है। लेकिन तबिथा किसी तरह विक्टर को शांत करवाकर उसे कहती है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, इस तरह बैठे रहेंगे तो हम पक्का मारे जाएंगे। दोस्तों अब आखिरकार विक्टर भी तबिथा की बात मान ही लेता है। फिर सीन दोबारा बस में आता है, जहाँ पर टोना बस की ड्राइवर को कह रही थी देखो मेरी बात मानो, तुम्हें बाकी सबको मनाना होगा कि आज रात तुम यहीं डाइनर में गुजारो, वरना सुबह होते ही तुम्हें लाशों के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। बस ड्राइवर कहती है देखो अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैं अभी यहाँ पे पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें काफी भारी रकम चुकानी पड़ेगी इसकी। जिस पर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं एल्जिन को, जिसे अब अचानक से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी तरह के दौरे जिस तरह के दौरे सैरा को पड़ा करते थे। जैना, कैनी और जूली ने उसे पकड़ने की और सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगले ही पल हम देखते हैं जिम को, जिन्होंने अभी कुछ भी मलबा नहीं उठाया था, कि देखते ही देखते उनके चारों तरफ से दीवारें उन्हीं पर गिर जाती हैं। बाहर सभी लोग ये नजारा खड़े खड़े देख रहे थे। तभी उनकी आंखों के सामने पूरा घर उन चारों पर गिर गया। जूली भागते भागते अपने पिता के पास आने लगी, लेकिन जिम बेचारा मलबे के नीचे दबा हुआ होता है। उसके साथ साथ बारटेंडर और वो दोनों लड़के भी थे, जो खुशकिस्मती से मलबा गिरने की वजह से मारे नहीं गए। लेकिन अभी शाम होने वाली थी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वक्त रहते उन्हें किसी सेफ जगह पर नहीं लाया गया तो मॉन्स्टर्स उन्हें आराम से मार डालेंगे। तभी बाहर डोना और जूली अंदर आवाज लगा के पूछते हैं कि क्या किसी को कोई भारी चोट तो नहीं आई। इस पर जेम और वो बारटेंडर कहते हैं हम दोनों तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रैड और उसका दोस्त सही सलामत होंगे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं ब्रैड को, जिसे एलिस ने और क्रिस्टी ने सहारा देकर मलबे से बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोस्तों उस पर मलबा बहुत ही ज्यादा कम था। यहाँ क्रिस्टी तुरंत ही ब्रैड को फर्स्ट एड देने लगती है, लेकिन अभी भी वो तीनों के तीनों बेचारे मलबे के नीचे ही थे। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा तबिथा को, जो विक्टर के साथ अब गुफा के काफी गहरे हिस्से में आ जाती है। उसने एक जगह पर देखा कि 4 लकड़ियाँ एक छोटे से सुराख पर टिकी हुई हैं। वो जैसे ही उन लकड़ियों के पास गई कि तभी पीछे से विक्टर को वहाँ पर पड़ा हुआ एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। लेकिन विक्टर अपने कानों पर हाथ रखता है और तबिथा से कुछ नहीं कहता। यहाँ हम देखते हैं तबिथा को, जिसे अचानक से एक ज़ोंबी की तरह का क्रिएचर नजर आने लगा, जिसे देखकर तबिथा फौरन से डर के पीछे हो गई। तबिथा ने डर के मारे वहाँ पर जरा सा चिल्ला दिया। बस इतना ही था कि अगले ही पल वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉन्स्टर सो रहे थे वो तुरंत ही जाग जाते हैं और तबिथा और विक्टर को चीर फाड़ करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तबिथा और विक्टर डर के मारे एक और अनजान रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है टाउन में, जहाँ पर अब हमने देखा क्रिस्टी को, जो जैना की तरफ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जैना भी उसकी तरफ देखती ही उसकी ओर बढ़ने लगी। वो दोनों पास आके एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो दोनों लगातार रोए ही जा रहे थे। ये देखकर कैनी को समझ आ गई कि साली क्रिस्टी लेस्बियन है और उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। दोस्तों बेचारे कैनी की किस्मत ही फूटी है। पहले उसका बाप मरा, फिर क्रिस्टी ने उसे रिजेक्ट किया। ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि क्रिस्टी का जो लवर थी वो भी साली इस टाउन के अंदर आके फंस गई। खैर सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है बॉयड पर और हम देखते हैं कि बॉयड अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वो सीन भी
कट हो गया और यहाँ हमने देखा तैबिथा और विक्टर को, जिनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो जिस गुफा के रास्ते में से आ रहे थे वो रास्ता बाहर का ही था और वो तुरंत ही जंगल में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी उन्हें टाउन की ओर जाना होगा, इसलिए वो रुके बिना ही जंगल की ओर भाग गए। यहाँ दूसरी तरफ सभी लोगों ने मिलकर जिम, उस बारटेंडर और ब्रैड के दोस्त को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन वो जितना ज्यादा मलबा उठाते अंदर और भी ज्यादा मलबा निकलता, जिस वजह से जिम अब अपने दिल पे पत्थर रख के उन सबको कहता है, देखो आप सब लोग हमारे लिए अपनी जानों को खतरे में ना डालो, इसीलिए हमें यहीं पे छोड़ के चले जाओ। हो सकता है कि वो मॉन्स्टर्स हमें कुछ ना करे, हम जितना चुप रहने की कोशिश करेंगे उतना हम रहेंगे। दोस्तों अब जूली अपने पिता की ये बात सुनकर भड़क जाती है। जूली ने डोना से कहा, हम कितने ज्यादा लोग हैं, हम चाहे तो 20 मिनट में उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। मगर डोना ने कहा, देखो जिम सही कह रहा है, जब हमारे पास वो बॉयड का दिया हुआ 43वीं पत्थर नहीं था तो हम तब भी ऐसे ही किसी जगह पर छुप जाया करते थे और आवाजें नहीं करते थे और मॉन्स्टर्स को हमारी भनक तक नहीं लगती थी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें यहीं पर छोड़ के सबको इकट्ठा करके डाइनर में डालना होगा। तभी हम देखते हैं बस ड्राइवर को, जो सब लोग कहती है चलो बहुत हो गया इनका नाटक, सारे के सारे बस में बैठो, हम यहाँ से इसी वक्त जा रहे हैं क्योंकि रात भी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ड्यूटी से हाथ धो बैठूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे उन्हें जाके मिलना होगा। इतने में वहाँ डोना आई और डोना उस बस ड्राइवर से कहने लगी, देखो कोई कहीं नहीं जा रहा, तुम सब लोग इतनी लापरवाही कर रहे हो जिसका कोई हिसाब नहीं है, प्लीज आज की रात यहाँ पे रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से दफा हो जाना। मगर बाकी के सभी डोना और बाकी सब लोगों से झड़कने लगे। उन्होंने कहा, तुम कौन होती हो हमें ऑर्डर देने वाली, हम सबको अपने अपने काम करने हैं और सुबह होते ही ऑफिस में अपनी ड्यूटी करनी है। जिस वजह से डोना काफी गुस्से में आ गई और उसने अपनी वैन में से एक शॉटगन को निकाला और आते ही उन सबके सामने बस के टायर को पंक्चर कर दिया। अब सब लोग डोना के हाथ में गन देखते हैं, जिस वजह से सभी पैसेंजर्स डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। लेकिन तभी कैनी ने हवा के अंदर एक फायर किया और बचे हुए सभी पैसेंजर्स को कहा, चुपचाप डाइनर में चले जाओ वरना मैं तुम्हारा यहीं पे भेजा बाहर निकाल दूंगा। वो सभी पैसेंजर्स अब डर के मारे डाइनर में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी 8-10 लोग टाउन में यहाँ वहाँ भाग चुके थे, जिसके पीछे एलिस और फातिमा उनको ढूंढने के लिए निकल गए। यहाँ जूली अपने पिता से कहने लगी, देखिए डैड, हम इस मलबे को कपड़ों से ढांप रहे हैं, डैड मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको बचा नहीं पाई। जिम ने कहा, इसमें बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर जूली बेचारी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी कैनी ने उसे हौसला दिया और वक्त रहते उसको डाइनर में ले गया। इधर हम देखते हैं बॉयड को, जो अब उस चिमनी में से आखिरकार बाहर आ चुका था, लेकिन बाहर आते ही अब वो एक काफी हैरान कुन नजारा देखता है। उसने देखा कि काफी बूढ़ा आदमी जंजीरों के अंदर कैद बॉयड को कहता है, मुझे पता था कि बॉयड तुम यहाँ जरूर आओगे। ये सुनकर बॉयड ने उस पर गन तान दी और कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और बताओ ये जगह कौन सी है। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, पहले तो मेरा नाम मार्टिन है और दूसरी बात मैं खुद यहाँ पे कैदी हूँ, तुम देख नहीं रहे, चुपचाप इस दरवाजे से बाहर चले जाओ वरना वो चीजें आके तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। मार्टिन की ये बात सुनकर बॉयड ने कहा, तुमने मुझे घोंचू समझ रखा है क्या? वो चीजें सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारती हैं, ना उनसे खेलती हैं और ना उन्हें कैद करती हैं। तो बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने कैद किया? और तो और मैं अभी एक रस्सी से ऊपर आया हूँ और वो रस्सी किसने फेंकी ये भी बताओ। मार्टिन कहने लगा, मैं तुम्हारी ही तरह आज से 20 साल पहले यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था, जैसे तुम्हारी बीवी एबी थी ना वैसे ही। ये सुनते ही बॉयड और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। बॉयड ने कहा, आखिर तुम मेरी बीवी का नाम कैसे जानते हो बे? मार्टिन कहता है, मैं एक आर्मी का कर्नल हुआ करता था, लेकिन यकीन मानो पिछले 20 सालों से मैं यही कैद हूँ। यहाँ पता नहीं एक रहस्यमय आदमी आता है और मुझे हर रोज खाना दे जाता है, बस इसी तरह मैंने पिछले 20 साल गुजारे और प्लीज बॉयड यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही बॉयड उसकी जंजीरों को खोलने के बारे में कोई ना कोई प्लान ढूंढने लगा। मार्टिन कहता है, बॉयड मुझे पता है तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन अपनी जान को इतनी बेवकूफी के साथ खतरे में ना डालो कि मेरे साथ तुम भी मारे जाओ, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। मगर बॉयड कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। इसी तरह वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं डोना को, जो कैनी के साथ हर एक को गन पॉइंट पे लेकर डाइनर के अंदर ले आती है। बस ड्राइवर कहती है, जैसे यहाँ पे पुलिस आएगी तुम काफी लंबा अंदर जाओगी क्योंकि तुमने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर यानी मेरी बस पर फायर कर दिया और तो और हम सबको यहाँ अपने इस घटिया से डाइनर के अंदर कैद कर रखा है। डोना ने कहा, फिलहाल ये घटिया सा डाइनर ही आज रात को तुम्हारी जान बचाने वाला है, बस मुझे और तुम्हें कुछ नहीं समझाना, तुम चाहे मुझे जल्लाद समझो या खुदा का कोई मसीहा, मैं आज रात तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। बस ड्राइवर कहने लगी, अच्छा जान तो बचाओगी लेकिन ये नहीं बताओगी कि किससे? डोना कहती है, ये तुम जल्द ही जान लोगी। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं तैबिथा और विक्टर को, जो अब भी रात गए जंगल के अंदर ही थे। विक्टर ने कहा, बस थोड़ी सी दूरी पर मुझे एक अच्छे से ठिकाने का पता है जो बिल्कुल सुरक्षित होगा। दोस्तों वो ठिकाना और कोई नहीं बल्कि एक छोटी सी बस होती है जिसके अंदर विक्टर ने अपना सामान भर रखा था। दोस्तों फिलहाल के लिए तो उनके पास कोई भी पत्थर नहीं है, जिस वजह से उन्हें चुप रहकर यहीं पर ये रात गुजारनी होगी। या दूसरी तरफ हम देखते हैं जेना और क्रिस्टी को, जो डाइनर में मौजूद एक जगह पर बहस रहे थे। जेना क्रिस्टी पर इतना ज्यादा गुस्सा थी कि क्रिस्टी सिर्फ यहाँ से 1.5 घंटा ही जेना से दूर रहती है और अब तक पता नहीं क्यों क्रिस्टी ने बिना बताए ही एक बार भी जेना से कांटेक्ट नहीं किया।
दिया। क्रिस्टी ने कहा, देखो जैना, यहाँ पे चीजें वैसी नहीं है जैसा हर आम इंसान सोचता है। लेकिन दोस्तों जैना क्रिस्टी की एक भी सुने बिना उसे लगातार गालियां ही दिए जा रही थी। इधर हम देखते हैं जिम उस बार टेंडर और ब्रैड के दोस्त को, जो बेचारे दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकते थे। तभी ब्रैड के दोस्त को, जिसका नाम था रिची, उसे होश आया और वो लगातार बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। बार टेंडर ने रिची को चुप रहने का कहा। रिची कहता है, मैं कैसे चुप रहूं, मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ हैं, और तो और मेरे ऊपर एक पूरे घर का मलबा गिर रखा है, तो मुझे चुप रहने के लिए तो ना ही बोलो। मगर बार टेंडर कहता है, हमें चुप रहना होगा वरना हम इससे भी बुरे हालातों में फंस जाएंगे। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जिसने एक पत्थर की मदद से मार्टिन की जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पीछे एक बक्से पर एक खास तरह का म्यूजिक बजना स्टार्ट हो गया, जिस म्यूजिक को सुनते ही मार्टिन कहता है, चलो बॉयड, अब बच्चे मत बनो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, और जाते जाते मुझ पे मेहरबानी करना कि मुझे गोली मार देना, मैं इस नर्क से किसी तरह बाहर निकलना चाहता हूँ। दोस्तों बॉयड मार्टिन की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। जहाँ हम देखते हैं जूली को, जो लगातार अपने पिता की ओर टूटे हुए घर की तरफ देखे जा रही थी। कैनी ने कहा, अगर तुम लगातार उसी जगह पर देखोगी तो मॉन्स्टर्स को शक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जूली कहती है, तुम्हें बताओ, क्या मैं यहाँ डाइनर में हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? कैनी ने कहा, ये चीज सही नहीं है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं टाउन में मौजूद उसी बार का सीन, जिस बार का बार टेंडर जिम के साथ मलबे के नीचे फंसा होता है। उस बार में सोफिया और डेविड नाम का एक कपल आया, जिनको बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि इस टाउन के अंदर मौत खुलेआम इंसानों का शिकार कर रही है। वो बार में मौजूद हर एक चीज को देखना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिस और फातिमा को, जो अभी भी टाउन के अंदर सभी लोगों को आवाज देते हैं और कहते हैं, जल्द से जल्द हमारे पास आ जाइए। लेकिन तभी उनके पीछे से मॉन्स्टर आए, जिस वजह से एलिस ने फातिमा को खींचकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फातिमा खिड़की से देखने लगी कि कुछ मॉन्स्टर्स चारों तरफ से बेचारे बस के पैसेंजर्स को घेर कर उन्हें जान से मार डालते हैं। ये भयानक नजारा देखते ही एलिस, जो काफी मजबूत थी, वो बेचारी शौक के मारे एक जगह पर स्टैचू बन गई। और फिर सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं रिची को, जो अब जिम से कहने लगा, देखो जिम, मुझे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम यहाँ पे मदद क्यों नहीं बुला सकते? रिची बात कर ही रहा था कि इतने में उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। ये देखकर जिम और बार टेंडर को पता चल जाता है कि अब रिची ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ पर अब ब्रैड मौका देखते हुए कैनी की गन निकाल कर उसी पर पॉइंट कर देता है। ब्रैड ने कहा, डोना अपनी गन नीचे कर लो वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। डोना कहती है, कर लो, तुम इसका भेजा उड़ाना, बाद में मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगी। ये सुनते ही ब्रैड बाकी सब लोगों को कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साइको है, इसे किसी की जान की जरा भी परवाह नहीं है, और तो और ये हमारा शिकार करना चाहती है, हो सकता है कि ये कोई आदमखोर हो। जिसे सुनकर डोना हंसने लगी। डोना ने कहा, आदमखोर हम नहीं, बल्कि आदमखोर वो जो बाहर खुले घूम रहे हैं। ये सुनते ही ब्रैड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगा, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ कि बाहर आदमखोर है भी या नहीं, इसीलिए अब मैं कैनी को अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, अगर वहाँ पे आदमखोर हुए तो मैं कैनी को उनके सामने दे मारूंगा। दोस्तों ब्रैड की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में बाहर से एक आदमी के चीखने की आवाज आई, जिस मौके का फायदा उठाते हुए कैनी ने ब्रैड के हाथ से बंदूक उठाकर अपने पास काबू कर ली और डोना ने फिर से वो सिचुएशन को संभाल लिया। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जिसने आखिरकार मार्टिन की एक जंजीर को तोड़ डाला। लेकिन मार्टिन बॉयड के पैरों में पड़कर भीख मांगने लगा और कहने लगा, प्लीज मुझे गोली मार दो। मगर बॉयड ने तुरंत ही मार्टिन को पकड़ के ऊपर उठा लिया। मगर बॉयड अब एक काफी ज्यादा खतरनाक मंजर देखता है, जिसमें बॉयड ने देखा कि मार्टिन के हाथ में अब अजीब तरह के कीड़े हरकत कर रहे हैं। दोस्तों इतना कम नहीं था कि मार्टिन ने तुरंत ही अपनी हथकड़ी से बॉयड की बाजू पर कट लगा दिया और अपने खून को बॉयड के खून में मिक्स कर दिया। मार्टिन कहता है, मेरा खून अब तुम्हारा खून हो चुका है। बॉयड को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मार्टिन ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल मार्टिन की मौत हो जाती है और बॉयड एक मशाल लेकर उस घर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि वो घर असलियत में तो कोई घर था ही नहीं, वो तो एक टूटे हुए घर का मलबा था। बॉयड को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ फिर से हम देखते हैं कैनी को, जो बाहर खड़ा हुआ जेना और क्रिस्टी की सारी बातें सुन रहा था। लड़ते लड़ते जेना बाहर आ जाती है, लेकिन पीछे क्रिस्टी कैनी के पास आके कहने लगी, कैनी मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अपना फट्टू कैनी फिर से उस बेगैरत क्रिस्टी को माफ कर देता है और फिर क्रिस्टी भी वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया और डेविड को, जो बार के अंदर बैठे हुए काफी रोमांटिक हो रहे थे। तभी बार के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और कहा, प्लीज हमें मदद की जरूरत है, हम आप ही के साथ बस में बैठे थे। दोस्तों सोफिया के लाख मना करने के बावजूद भी डेविड दरवाजे के पास जाकर डोर को ओपन कर देता है और फिर हमें बस सुनाई दी तो सिर्फ जोरदार चीखे। इसके साथ सीन दोबारा से डाइनर के बाहर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर हम मॉन्स्टर्स का एक लीडर देखते हैं। दोस्तों उस लीडर को इस सीरीज में कहा गया है मिस्टर स्माइली। मिस्टर स्माइली बस के पास आया और बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ। वो तुरंत ही उठा और अपने भयानक चेहरे के साथ बस की हर एक सीट को चेक करना शुरू कर देता है। कुछ ही
देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है। उस बूढ़े कपल ने कहा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, लगता है हम गलत टाउन में आ गए हैं। जिस पर मिस्टर स्माइली कहता है, नहीं आप गलत टाउन में नहीं, बिल्कुल सही टाउन और बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इतना कहते ही उसने अपना खूंखार चेहरा बाहर निकाला और उन दोनों बेचारे बूढ़े कपल को चीर फाड़ करके उन्हें जान से मार डाला। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो अब जंगल के अंदर अपनी मशाल लेकर एक दरख्त के पीछे छुपा था, क्योंकि उसके सामने ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स टाउन की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं विक्टर और तबिथा को, जो डर के मारे उस वैन में छुपे बैठे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वैन का डोर ओपन हुआ, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। उन्हें पता था कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बॉयड ही था, जो तुरंत ही उनके पास आया और उन्हें पत्थर दे के कहने लगा, जल्दी से इस बस के शटर को नीचे कर दो और इस पे पत्थर लगा देना। लेकिन उन तीनों को दूर से किसी की आवाज आने लगी। दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एल्जिन ही था। एल्जिन भागते हुए उन सबको अपनी मदद करने का कहने लगता है। पहले तो उन्हें शक हुआ कि शायद ये कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर इस तरह भागते नहीं है, तो उन्होंने एल्जिन को अंदर ले लिया और फिर शटर बंद करके उस तावीज को शटर पे चिपका डाला। दोस्तों चूंकि बॉयड, तबिथा और विक्टर तीनों में से कोई नहीं जानता था कि बस वाले आज ही सुबह इस टाउन में आए हैं, तो वो एल्जिन से पूछते हैं कि आखिर भाई तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। एल्जिन कहता है, हमारी बस जिसमें तकरीबन 33 पैसेंजर थे, वो आज सुबह इस टाउन में आके रुकी और फिर देखो हमारे साथ क्या हो गया। मुझे नहीं पता बस में कोई भी जिंदा बच भी पाया है या नहीं। इसी के साथ वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं जिम और उसी बारटेंडर को, जो लगातार रिची को चुप करवा रहे थे। वो दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उन दोनों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिची बेचारा दर्द के मारे मारा गया। जिम और वो बारटेंडर रिची की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि एक मॉन्स्टर पलक झपकते ही उस बारटेंडर पर अटैक कर देता है। बारटेंडर ने लगातार जिम को आवाज लगाना शुरू कर दी, लेकिन बेचारा जिम अपनी जान को बचाने के लिए चुप करके वहीं पर लेटा रहा। यहाँ अंदर डाइनर में मौजूद जूली मलबे के नीचे से आने वाली आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो बहुत फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस बेचारी को सहारा देते हैं। डोना जूली की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रखी थी। तभी हमने देखा कैनी को, जो लगातार जेना और क्रिस्टी को ही घूरे जा रहा था। और इसी के साथ वो सीन कट हुआ और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सभी के सभी तुरंत ही डाइनर से बाहर आकर उस मलबे के पास गए, लेकिन वहाँ पर डोना देखती है कि बारटेंडर काफी बुरी हालत में एक जगह पर पड़ा हुआ है, जिसे मॉन्स्टर ने चीर फाड़ करके मार डाला था। यहाँ जूली ने लगातार अपने पिता को आवाजें देना शुरू कर दी। पहले तो जिम कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जिम अभी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जूली और वहाँ पर मौजूद सभी की जान में फिर से जान आ गई। डोना ने कहा, सबके सब लोग जितना जल्दी हो सके इस पूरे मलबे को निकालो और हमें जिम की जान बचानी होगी। बस इतना ही था कि वो सबके सब अब उस मलबे को हटाने में जुट जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बस की ड्राइवर को, जो अपनी बस को चेक करने जा रही थी कि शायद उसकी बस अब भी चलने लायक है या नहीं। वो बस के अंदर जाते ही बस के फ्लोर पर खून देखकर हैरान हो जाती है। वो जरा सा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत की काफी बुरी हालत में डेड बॉडीज पड़ी थी, और इस नजारे को देखकर वो बहुत डर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्जिन, तबिथा, विक्टर और बॉयड को, जो फाइनली उस कंटेनर से सही सलामत बाहर आ चुके थे। यहाँ पर बॉयड ने जैसे ही अपनी बाजू को देखा तो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया, क्योंकि उसकी बाजू के अंदर बहुत ज्यादा कीड़े हरकत कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मार्टिन की बाजू में बॉयड ने कीड़े देखे थे। लेकिन अगले ही पल वो कीड़े गायब हो गए। लेकिन बॉयड इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता और वो सभी टाउन की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ फ्रॉम का ये पार्ट यही खत्म होता है। गाइस, पहले मैंने सोचा था कि फ्रॉम के जो 10 एपिसोड्स हैं उन्हें सिर्फ 2 पार्ट्स में ही एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सीरीज इतनी शानदार है कि इसके हर एक कैरेक्टर पर हर एक चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसीलिए फ्रॉम के पार्ट्स जरा से लेट हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे माफ करना। और तो और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एक नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझ पाएंगे और हो सके तो मुझे माफ भी कर पाएंगे। दोस्तों, आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।